नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप सभी को पता है, हिंदी नेटसेट अध्ययन में हम देख रहे हैं झूठा सच उपन्यास। पिछले भाग में हमने देखा था तारा और निहाल देई। तारा जो है वो चप्पल खरीदने के लिए निहाल देई को साथ ले जाती है। दिल्ली के चांदनी चौक बाजार से वह चप्पल खरीदती है 3.5 रुपये में, और लौट कर आते समय निहाल देई यहाँ वहाँ देखते हुए आती है और रास्ते में चाट भी खाती है। और वहाँ कैंप में आने के बाद वहाँ जो सुखदेव जो उसकी बेटी है निहाल देई की, वह वहाँ पर नहीं रहती है और उसके बारे में वह निहाल देई और अन्य स्त्रियों से पूछती है। और फिर वह हमें क्या पता, ऐसे वह हमें कुछ पता नहीं है, ऐसा वह कह रही थी अन्य महिलाएं। और वह सुखदेव के लिए वह परेशान थी। तभी वह यहाँ तक हमने देखा था और इसके आगे का भाग आप देखेंगे। जैसे कि निहाल देई बुढ़िया पर बिगड़कर बोली, तुम तो ऐसे ही बोली या मार रही हो। तभी सुखदेव झोपड़ी में आ गई। यानी वह कहती है कि उस बुढ़िया को, जो धम्मों की सास है, उसको वह बोल रही है। तभी सुखदेव यानी निहाल देई की जो बेटी है वह झोपड़ी में आ जाती है। उसका प्रवेश झोपड़ी में होता है। वह दुपट्टे के पल्ले में कुछ छुपाए थी। न कहाँ थी तू? निहाल देई ने कड़े स्वर में पूछा। यानी निहाल देई जो सुखदेव यानी उसकी बेटी को एक कड़वे स्वर में पूछती है कि तू कहाँ गई थी। हाय हाय, मैं तो कहीं नहीं गई, यहाँ ही थी। अभी 2 मिनट हुए हुए तो 2 नंबर वाली भोली के यहाँ गई थी। यानी जो सुखदेव थे निहाल देई की बेटी, वह कहती कि मैं तो यहाँ पर भी थी। अभी कुछ समय पहले 2 मिनट पहले ही मैं जो 2 नंबर वाली स्त्री है भोली, वहाँ के पास उनके पास गई थी। मैं तुझे कह गई थी कि रोटी बना रखना, तू नगर नायर की तरह घूमती फिर रही है। यानी वह निहाल देई अपनी बेटी से कहती है, लड़की से, कि मैंने तो तुझे जाते समय कहा था कि रोटी बना कर रखना, खाना बना कर लगा, लेकिन नगर नायर यानी जो नगर में या नगर में घूमते हैं उस प्रकार तू घूम रही है। यह नहीं सोचती ग्वांड पड़ोस कैसा है, घुटने तोड़ दूंगी, याद रखना। यानी वो कहती है कि तुझे इतना भी नहीं पता कि आसपास का पड़ोसियों का माहौल कैसा है, ज़्यादा एक तो घुटने मोड़ कर रख दूंगी, ऐसा वह कहती है। मैं तो आटा मांडने लगी थी कि भोली आकर बुला ले गई। हाय हाय, आकर आकाश गिर पड़ेगा री, बुढ़िया हाथ उठाकर बोल उठी। इतना झूठ बोलेगी? यानी वह कहती है कि मैं तो आटा मांडने ही वाली थी। यानी वह जो रोटियां बनाने के लिए आटा गूंदने के लिए लेने वाली थी, तभी जो थी वह भोली आकर बुला ले गई। यानी जो स्त्री है भोली नामक, वह आकर मुझे बुला ले गई। तब वह बुढ़िया कहती है कि हाय हाय, आकाश गिर पड़ेगा री, बुढ़िया हाथ उठाकर बोल उठी। कितना झूठ बोलेगी? यानी वह कहती है कि तू कितना झूठ बोलेगी, तुझ पर आकाश गिर पड़ेगा। यानी वह झूठ बोल रही है। जैसी माँ वैसी बिटिया, बांस भर सूरज था तभी से ही तू गायब है। यानी वह सुखदेव जो कह रही है कि मैं अभी 2 मिनट पहले ही भोली के यहाँ गई थी, तो वो बुढ़िया कहती है कि हाँ, हाय हाय, तू तो झूठ बोल रही है। तू तो बहुत यानी तू तो कहती है कि बांस सूरज था, यानी सूरज आकाश में था, तब से तू यानी बहुत देर से तू गायब है गई थी, ऐसा वह कह रही है। और कहती है कि जैसी माँ है वैसी बेटी है, ऐसा वह यह भी कहती है। तेरी माँ हमसे पूछती है, हम बोले तो बुरे, न बोले तो बुरे। यानी वह कहती है कि तेरी माँ आकर हमें पूछती है, हम बताए तो भी बुरे हैं और न बताए तो भी बुरे हैं। झूठी तू, तेरा बाप झूठा, तेरा खसम झूठा, जिसे खा गई। तुझे क्या, मैं तेरी गोली हूँ। सुखदेव बुढ़िया पर चिल्ला उठी। यानी वह सुखदेव वो बुढ़िया जो है उस पर चिल्ला उठी, तुझे क्या? वह कहती है कि तू झूठी, तेरा बाप झूठा, तेरा पूरा खानदान झूठा, ऐसा वह कहती है। और कहती है, ऐसी कहकर वह बुढ़िया पर चिल्ला उठती है, माँ तुम इनके बीच में क्यों बोलती हो, हमें क्या मतलब? धम्मों ने अपनी सास को टोका। यानी धम्मो की सास जो बुढ़िया है उसको धम्मो ने कहा कि माँ तुम इनके बीच में क्यों बोलती हो, तुम चुप रहो, ऐसा धम्मो ने अपनी सास को कहा। यूँ टोक कर बोला, उसकी लड़की है, वह चाहे कहे या न कहे, सबका अपने अपने घर का कायदा है, हमें क्या? तो धम्मो कहती है
कि वहाँ जाने और उसकी लड़की जाने हमें क्या, सबके जो घर के नियम हैं वहाँ अलग अलग होते हैं, जो कायदा है वह सबके परिवार का अलग अलग होता है, हमें क्या, ऐसा वहाँ कहती है। धम्मों के साथ सुखदेव और निहालदेई चिल्लाने लगी। ब्राह्मणी और रीखो दोनों को चुप कराने लगी। यानी जो धम्मों की सास और सुखदेई है वह आपस में चिल्लाकर झगड़ा करने लगी। तभी जो है वह ब्राह्मणी और रीखो नामक जो स्त्री है वह आती है और उन दोनों का झगड़ा सुलझाने का प्रयास करती है, उन दोनों को चुप करने का प्रयास करती है। तारा को भी बीच बचाव करना पड़ा, यानी तारा को भी कुछ सुझाव देना पड़ा। कुछ देर बाद शांति हुई तो निहालदेई थाली में आटा लेकर सुखदेव को साथ लिए बाहर चूल्हे पर रोटी सेकने चली गई। यानी कुछ देर बाद सब कुछ शांत हुआ। कुछ जो भी उत्साह था, जो भी झगड़ा करने का उत्साह था, जो भी एनर्जी थी, वह सब कुछ खत्म हुई होगी और वह शांत हो गए। तब वह निहालदेवी जो है वह अपनी बेटी को लेकर सुखदेव को बाहर चूल्हे के पास लेकर रोटी सेकने लगी, रोटियां बनाने लगी। तारा का आटा निहालदेवी के आटे में ही था। सोचा वह भी जाकर कुछ मदद करे। तारा का आटा जो भी था वह निहालदेवी के आटे में था, यानी जो भी रसोई का सामान है, खाना पकाने का, भोजन बनाने का, वह तारा का और निहालदेवी का एक साथ भी था। तो तारा को लगा कि वह भी जाकर कुछ मदद करे। रानी बनी कैसे बैठी रहे। तारा ने स्कूलों में जाने के लिए पहनी नई धोती बदलकर दूसरे कपड़े पहन लिए। यानी जो भी स्कूल में जाते समय तारा ने जो नए अच्छे कपड़े पहने थे वह बदले और वह चूल्हे के पास जाते हुए वह दूसरे कपड़े पहन लिए। धोती तन्हा कर रख दी और चूल्हे की ओर चली। झोपड़ी का कोना घूमते ही उसने देखा वहाँ एकांत में निहालदेवी ने ईंधन की लकड़ी उठाकर सुखदेव के सिर पर जोर से मार दी और उसे गालियाँ दे रही थी। यानी वह तारा उसके पास जा रही थी, निहालदेवी और उसके सुखदेव के पास। तभी जो जलती लकड़ी है वह लकड़ी जलती निहालदेवी ने उठाई और उसके लड़की के सिर पर मारी और वह गालियाँ दे रही थी। यह तारा देख रही थी। तारा आगे न बढ़ कर लौट आई। थकान से चटाई पर लेट गई। सोचने लगी यहाँ निर्वाह कैसे होगा। यानी तारा ने वह दृश्य देखा। निहालदेवी अपनी बेटी को जलते लकड़ी से मार रही है और गालियाँ दे रही है। यह सब कुछ देखकर तारा फिर झोपड़ी के अंदर लौट आती है और अपनी चटाई पर निराशा से लेट जाती है और कहती है कि ऐसे वातावरण में कैसे निर्वाह होगा। बनती तो दोनों किसी लरह निबाह लेती, यानी बनती होती तो किसी प्रकार रह लेती, यानी मैं कैसे रहूं, ऐसा हो कहती। यानी बनती उसके साथ होती तो दोनों मिलकर कुछ किसी तरह रहती थी, लेकिन अकेली मैं आप कैसे रहूंगी। फिर बनती की मृत्यु का दृश्य कल्पना में नाच गया। उसका क्या दोष था। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर ही निर्भर है, नौकरी कैसे मिले। यानी यह जो वाक्य है वह कहती है कि ऐसे वातावरण में बनती यदि मेरे साथ होती तो वह हम दोनों कैसे भी रहती। लेकिन यहाँ पर एक वाक्य और एक अच्छी तरह से मिल गया है और यह भी वाक्य परीक्षा में पूछा जाने योग्य है। फिर बनती मृत्यु का दृश्य कल्पना में नाच गया। यानी जो बनती के मृत्यु हो गई थी वैसा जो दृश्य था वह तारा के कल्पना में आ गया और वह यादों में खो गई। उसका क्या दोष, यानी वह तारा का क्या दोष था। उसका क्या दोष था। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता और उनके निर्णय पर ही निर्भर है। यह वाक्य पूछा जा सकता है। स्त्रियों का भाग्य पुरुषों की प्रसन्नता उनके निर्णय पर ही निर्भर है। यानी कहा जाए तो पुरुष जिस प्रकार चाहे उस प्रकार स्त्री को रख सकता है, जिस प्रकार चाहे उस प्रकार स्त्री का इस्तेमाल कर सकता है। यानी सब कुछ जो स्त्री का जो भाग्य है वह पुरुष निर्धारित करे, उसी प्रकार स्त्री को रहना पड़ता है। यह इस वाक्य का अर्थ होता है। और फिर वह कहती है कि नौकरी कैसे मिले। तारा कैंप से मुफ्त राशन पाने की ग्लानि से बचने के लिए यथासंभव कैंप का काम करती रहती थी। यानी वह मुफ्त में जो राशन मिलता था वह एक लज्जास्पद बात होती थी, इसलिए वह कैंप में काम करती थी, मदद करती थी। दूसरे दिन वह 8 बजे ही लिस्टे नकल करने के लिए छोलदारी में पहुंच गई। उस समय वहां भोजन के सिवा और
कोई नहीं था। यानी वहाँ दूसरे दिन वहाँ सुबह ही जो नकल करने का काम था, यानी दूसरे पन्ने का जो भी नाम थे ये दूसरे पन्ने पर लिखने थे, वहाँ गई तो वहाँ सिर्फ छोलदारी में 8 बजे फिर सिर्फ जो ये था, जो भजन लाल था वही अकेला था, अन्य कोई नहीं था। उसे लौट आना पड़ा। 8:30 बजे फिर गई और काम में लग गई। यानी वहाँ 8 बजे गई और फिर सिर्फ वहाँ भजन लाल था, उसको देखकर वहाँ लौट आई और फिर 8:30 बजे यानी आधे घंटे बाद गई और अपने काम में लग गई। विमल जी उससे बहुत प्रसन्न थे। तारा को उनकी प्रसन्नता और सहानुभूति की आवश्यकता थी। यानी विमल जी जो थे वह तारा का काम देखकर बहुत प्रसन्न रहते थे और तारा को भी उनकी प्रसन्नता सहानुभूति की आवश्यकता थी, यानी उनकी मदद की तारा को भी आवश्यकता थी। समझ लिया था नौकरी स्थानीय लोगों की सहायता से ही मिल सकेगी। यानी तारा को लग रहा था कि जो स्थानीय लोग हैं, पहले से रहने वाले जो लोग हैं, जिसकी जान पहचान है, उन्हीं की मदद से या उन्हीं की सहायता से नौकरी मिलेगी। डॉक्टर श्यामा से बहुत आशा हुई थी, परंतु वह फिर दिखाई नहीं दी। यानी डॉक्टर श्यामा जो थी वह एक दिन ही तारा को दिखाई, फिर दिखाई नहीं दी। जिन स्कूलों की कमेटियों के मंत्रियों के नाम और पते मिल गए थे, उनके लिए विमल जी से कागज लेकर नौकरी के लिए 2 प्रार्थना पत्र लिखकर दे दिए थे और बहुत विनय से भिजवा देने का अनुरोध किया था। यानी जो भी टीचर की नौकरी के लिए जो भी वो स्कूल कॉलेज की कमेटी है, वो उन कमेटियों के मंत्री के नाम और उनके पते दिए थे। उनके पत्यों पर जो प्रार्थना पत्र है, निवेदन पत्र है, वह पत्र लिखकर अच्छे से विमल के हाथ में दिया था, कि अनुरोध किया था कि वह भेज दे। संध्या तक बहुत यत्न करके उसने 21 फुलस्केप पृष्ठ नकल भी उतर लिए। यानी वह पत्र लिखकर दिए और शाम तक 21 फुल पेज जो थे वह पृष्ठ नकल किए, यानी 21 पेज दूसरे पेज पर जैसे कि वैसे लिखे। तारा अगले दिन भी 8:30 बजे छोलदारी की ओर जा रही थी तो विमल जी एक खद्दरधारी सज्जन के साथ झोपड़ियों की पंक्तियों में मिल गए। यानी तारा दूसरे दिन भी 8:30 बजे छोलदारी में जा रही थी अपने काम के लिए। तभी विमल और एक खद्दरधारी, एक सज्जन व्यक्ति जो थे वह आए और उनके साथ वह विमल और जो सज्जन व्यक्ति है वह एक झोपड़ियों के, जहाँ स्त्रियों की झोपड़ी थी, उस पंक्तियों में आ गए। वे खद्दरधारी सज्जन का परिचय करा रहे थे। यह व्यक्ति कद में विमल जी के से 1.5 बालिस्त छोटे और दुबले होने पर भी मुद्रा से महत्वपूर्ण व्यक्ति जान पड़ रहे थे। यानी वह जो दूसरा व्यक्ति था वह विमल से थोड़ा दुबला था, छोटा था ऊंचाई में, लेकिन मुद्रा से कोई खास व्यक्ति जान पड़ता था, महत्वपूर्ण। विमल जी ने प्रसाद जी के सामने तारा के शांत परिश्रमी स्वभाव की सराहना कर तारा को उनका परिचय दिया। यानी विमल जी ने तारा के बारे में कहा, यह परिश्रमी है, स्वाभाविक है, शांत है और एक अच्छी है, ऐसा परिचय करा के दिया प्रसाद जी को। प्रसाद जी भी रिलीफ कमेटी के वाइस प्रेसिडेंसी और कांग्रेस थे। यानी जो थी प्रसाद जी, एक रिलीफ कमेटी जो थी वहाँ के वो वाइस प्रेसिडेंट यानी कांग्रेस थे, यानी वहाँ के वो नेता थे, एक अच्छे ये थे। तारा ठीक से सुन नहीं सकी, पर प्रसाद जी के छोटे शरीर में स्वभाव और सामर्थ्य का महत्व जान गई। यानी तारा उनकी बात ठीक तरह से सुन नहीं पाई, लेकिन उनकी आवाज़ और उनके शरीर के से जो प्रभावशीलता, जो सामर्थ्य है, वह उसमें जान पड़ा। प्रसाद जी ने अपने दोनों हाथ ढीले कुर्ते की जेबों में, पतलून की जेबों में हाथ डालने के ढंग से धंसाते हुए पीठ और अकड़ा कर शरीर को यथासंभव ऊंचाई तक खींचा और तारा को आपाद मस्तक देखा। आप यहाँ कितने दिन से हैं? यानी वह खुद को जेब में हाथ डालते हुए, कमीज़ में हाथ डालते हुए और खुद का शरीर मरोड़ते हुए प्रसाद जी ने पूछा तारा से कि आप यहाँ कितने दिनों से है, ऐसा वह पूछा। और अपनी ओर आते एक व्यक्ति से पूछ लिया, कहिए आप आराम से है, कोई कष्ट तो नहीं है? यानी वह
तारा को पूछता है, तुरंत दूसरा व्यक्ति आता है तो उसको कहता है कि आप आराम से हो क्या, कोई दिक्कत तो नहीं है क्या, कोई कष्ट तो नहीं है क्या, ऐसा वहाँ पूछते हैं। प्रसाद जी दूसरी झोपड़ी के द्वार की ओर बढ़ते हुए फिर तारा से बोले, आप लिस्टें नकल करने में हमारी सहायता कर रही है। जो प्रसाद जी जो है वह दूसरे झोपड़ी की तरफ जाते समय तारा से बोले कि आप जो नकल यानी जो नाम काज के जो पृष्ठ है उसकी नकल करने में लिखने में सहायता कर रही है, ऐसा उस तारा को कहा। तारा का उत्तर सुने बिना ही वे अत्यंत व्यस्तता से दूसरे गोले से कुशल क्षेम पूछने लगे। यानी वह तारा का उत्तर सुनने से पहले ही व्यस्तता के कारण वह दूसरी तरफ चले गए और वहाँ भी कुशल मंगल जो भी है वह पूछने लगे। वे शरणार्थियों को विश्वास दिला रहे थे, आप लोग हमारे अतिथि हैं, आपका कष्ट हमारा कष्ट है, आपकी चिंता के कारण हम स्वयं कष्ट में हैं। यानी वह शरणार्थियों को एक सहानुभूति दे रहे थे, विश्वास दे रहे थे, कह रहे थे कि आप हमारे अतिथि हो और अतिथियों का मान सम्मान करना, देखभाल करना यह हमारा कर्तव्य है। हम स्वयं कष्ट में हैं, आप कष्ट में हैं, इसलिए हम स्वयं कष्ट में हैं, ऐसा वह कह रहे थे। इतने बड़े देश के आशासन का उत्तरदायित्व उठाते ही लाखों विस्थापित भाई बहनों का बोझ सिर पर आ गया है, परंतु इसका उपाय करना आवश्यक है, इत्यादि इत्यादि। यानी वह कह रहे हैं कि इतनी वो देश विभाजन के समय में बहुत कुछ लोगों से घर छुटाए विस्थापित हो चुके हैं, तो इतने भाई बहनों का, इतने लोगों का बोझ सिर पर उठाना संभव नहीं, आवश्यक है और वह आवश्यक है, ऐसा वह कहते हैं। अगली झोपड़ी की ओर बढ़ते हुए प्रसाद जी ने तारा से पूछा, आप लाहौर में स्कूल में पढ़ाती थी या कॉलेज में? तो वो दूसरी झोपड़ी की तरफ जाते हुए प्रसाद जी ने तारा से फिर पूछा कि लाहौर में आप स्कूल में पढ़ाती थी या कॉलेज में? जी मैं, तारा बोल रही है। जी मैं। प्रसाद जी किसी दूसरे से बोल पड़े। तारा बोल रही थी जी मैं। तभी प्रसाद जी किसी दूसरे व्यक्ति से बोल पड़े, कहिए कहिए डिप्टी कमिश्नर ने क्या क्या किया आपके मामले में, हमने उनसे कह दिया था। यानी वह प्रसाद जी दूसरे व्यक्ति से कह रहे कि डिप्टी जो कलेक्टर था उसने आपके मामले में क्या कहा, क्या सुझाव दिया, हमने उससे बात की थी। 13-14 वर्ष की एक परिचित लड़की से समीप आकर नमस्ते नमस्ते के उत्तर में प्रसाद जी ने उसके गालों को थपथपाकर प्यार किया। यानी तभी वो 14 वर्ष की एक लड़की उनके पास आती है प्रसाद जी के, और शायद वो परिचित है इसलिए वो हम प्रसाद जी को नमस्कार कर रही है। तभी प्रसाद जी उसके गालों पर थपथपाते, एक स्नेह से थपथपाते हैं। लड़की संकोच से पीछे हट गई। प्रसाद जी ने स्नेह से उसके कंधे पर थाप दे दी। यानी लड़की एक संकोच करके वह पीछे हट गई और प्रसाद जी ने उसके कंधे पर थाप दी हाथ रखकर। हाँ, तो प्रसाद जी ने फिर तारा से बात आरंभ की, परंतु दो भद्रवेशी महिलाओं को देखकर उनसे बोल पड़े। यानी वह फिर तारा से बात वह करना चाहते थे प्रसाद जी, तभी कुछ भद्र महिला, एक अच्छी महिला आती है और उनसे ही वह बोल पड़े, आप मज़े में तो है। प्रसाद जी को गरीब अमीर का ख्याल नहीं था। यानी प्रसाद जी तो थे ये गरीब अमीरी का ख्याल नहीं करते थे और वह उनको कह रहे कि आप तो है वह, आप मज़े में तो होंगे, ऐसा वह भद्र महिलाओं से करे। वे अच्छा पहने ओढ़े लोगों की उपेक्षा नहीं कर रहे थे। यानी वह सभी को समभाव से पूछताछ कर रहे थे। तारा प्रसाद जी को बहुत व्यस्त देखकर छोलदारी की ओर चली गई। विमल जी के आने पर कागज कलम ले सकने की प्रतीक्षा कर रही थी। यानी वह प्रसाद जी ज़्यादा व्यस्त थे, तो वह व्यस्तता के कारण तारा बात न करना उचित समझा और उसने छोलदारी में जाकर बैठ गई और जो लिखने के लिए कागज़ और कलम चाहिए उसकी प्रतीक्षा विमल से लेने के लिए वह विमल की प्रतीक्षा करने लगी। विमल जी ने लौटकर प्रसाद जी के लिए छोलदारी का पर्दा उठा दिया। अरे आप यहाँ आ गई, हम तो आपको वहाँ खोजते रहे। प्रसाद जी तारा को छोलदारी में बैठे देखकर बोले। यानी जो विमल जी और प्रसाद जी छोलदारी के यहाँ पर आ गए, तभी उन्होंने पर्दा उठाया तो पहले से वहाँ पर तारा थी। तो हम प्रसाद जी उनको देखकर, तारा को देखकर बोलते हैं कि अरे आप तो यहाँ पर आ गई है और मैं तो आपको वहीं पर ढूंढ रहा था, खोज रहा था। विमल जी ने फिर तारा के
परिश्रमी शांत स्वभाव की प्रशंसा कर नौकरी के लिए उसकी इच्छा की चर्चा की। विमल जी ने फिर प्रसाद जी के सामने तारा को नौकरी की और उनके स्वभाव की शांत एवं परिश्रमी होने की इच्छा बताकर उसके नौकरी की इच्छा व्यक्त की। यहाँ तो ग्रेजुएट है, इनके लिए क्या मुश्किल होगी, ज़रूर नौकरी मिल जाएगी। यानी वह प्रसाद जी कहते कि यह तो ग्रेजुएट है, ये इसके लिए नौकरी मिलना कोई मुश्किल बात नहीं है, ज़रूर नौकरी मिल जाएगी। चलिए हम आपको 2-3 जगह इंट्रोडक्शन करा दे। यानी वह कहते कि चलिए हम आपका 2-3 जगहों पर परिचय करवा के देते हैं। तारा कृतज्ञता से भाव से अद्यत हो गई। यानी तारा जो है वह आभार व्यक्त कृतज्ञता यानी आभार व्यक्त करने के भाव से, यानी धन्यवाद की भाव से, आभारी भाव से वह आभार करने लगी। छोलधारी के सामने कुछ ही कदम पर कार खड़ी थी। प्रसाद जी ने तारा के लिए कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया। यानी छोलधारी के बाहर आकर सामने ही कार खड़ी थी, तो वह प्रसाद जी ने कार का पिछला दरवाज़ा खोल दिया तारा के लिए। तारा को अच्छी बड़ी मोटारों में बैठने का अवसर जीवन में बहुत बार नहीं मिला था। यानी ऐसी अच्छी कार में बैठने का अवसर जो था वह बहुत बार नहीं मिला था, लेकिन इससे पहले भी एक बार तो मिला ही होगा, इसलिए कहा है कि बहुत बार नहीं मिला था। खासकर अपनी मैली मसली हुई साड़ी पहने शानदार गाड़ी में बैठते झिझक अनुभव हुई। यानी वह अपनी मैली हुई साड़ी पहने वह गाड़ी में बैठते हुए झिझकी और एक झिझक सी, एक लज्जा सी अनुभव हुआ। वह पिछली सीट के कोने में लिपट कर बैठ गई। प्रसाद जी बात कर सकने के लिए जरा तारा की ओर सरक कर बैठे। यानी वह जो है तारा अंदर गाड़ी में बैठते समय एक कोने की तरफ सरक कर बैठ गई है और फिर प्रसाद जी भी उसको बात करने के लिए उसकी तरफ सरक कर बैठे हैं। उन्होंने ड्राइवर को आदेश दिया, सब्जी मंडी में जगन जी के यहाँ चलो। यानी ड्राइवर को उसने कहा, आदेश दिया कि जाते समय सब्जी मंडी में जो जगन नामक है व्यक्ति है वहाँ चलो। गाड़ी चल पड़ने पर प्रसाद जी तारा की ओर जरा और सरक आए। पूछा, हाँ तो फिर कहिए, कोई कष्ट किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो नहीं, हमसे किसी प्रकार का तकल्लुफ़ न कीजिएगा। यानी वह कहता है प्रसाद जी कहते हैं तारा को कि उससे बात करने के लिए थोड़ा और उसके नज़दीक आते हैं, सरकते हैं और कहते हैं कि हाँ कहिए, कोई कष्ट है तो हमें बताइएगा, बाद में हमारे किसी प्रकार तकल्लुफ़ यानी कोई किसी प्रकार की चिंता या समस्या हो तो बताइएगा, बाद में हमारे इस पर इल्ज़ाम मत लगाइए, ऐसा हो कहते हैं। हम तो सीधे साफ आदमी हैं, बोली बीसीओ का काम है, कांग्रेस का वर्क है, शरणार्थियों का काम है। यानी वह कहता है कि हम तो एक साफ सुथरे व्यक्ति है, एक सीधे साधे भोले भाले व्यक्ति है और वह हमारा काम, हम तो कांग्रेस है, कांग्रेस का वर्क है, हम शरणार्थियों का काम कर रहे हैं। धन्यवाद, कोई कष्ट नहीं। वह तारा बोल रही है कि धन्यवाद, कोई कष्ट नहीं है, यानी कोई समस्या नहीं है। आप लाहौर में रहती थी, लाहौर तो बहुत एडवांस्ड सिटी था, हम तो प्राय जाते रहते थे। यानी वह कह रहे हैं प्रसाद जी तारा को कि लाहौर, अब तो लाहौर में रहती थी और लाहौर तो बड़ा शहर था, हम कभी कभार जाते आते रहते हैं लाहौर में। जी। फिर तारा ने जी कहा, आप स्कूल में नौकरी चाहती है, हो जाएगा, वैसे कई पढ़ी लिखी लड़कियों ने स्टेनो का भी काम कर लिया है। यानी वह प्रसाद जी कहते हैं तारा से कि आप तो पढ़ी लिखी नौकरी है, कोई बात नहीं, पढ़ी लिखी लड़की है, कोई बात नहीं, मिल जाएगा। आजकल की जो लड़कियां है, जो स्टेनोग्राफर यानी जो शॉर्ट राइटिंग होती है वह एक शॉर्ट राइटिंग यानी मेरे ख्याल से जो अश्व भाषा में होती है वह भी कर रही है, ऐसा उसको कह रहे थे। उस काम में अच्छे पैसे मिल जाते हैं, टाइप तो बहुत जल्दी आ जाता है। एक को हमने प्राइवेट सिक्योरिटी का काम दिला दिया है। यानी वह कहता है कि जो स्टेनोग्राफर है, जो शॉर्ट राइटिंग जानता है, जैसे कोई नेता भाषण दे रहा है और उसके एक चिन्हित भाषा होती है या एक चिन्ह से एक वाक्य ऐसा होता है, तो वहाँ ऐसे एक स्टेनोग्राफर रहते हैं।
तो वहाँ ये कहते कि एक ऐसे स्टेनोग्राफर पर मैंने प्राइवेट सेक्रेटरी का काम दिया है जी, जो कुछ जैसा भी काम मिल जाए, यानी तारा कह रही है जो भी काम मिल जाए वो, अरे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आप विश्वास रखिए, आप फिक्र न कीजिए। यानी वहाँ कह रहे हैं तारा से प्रसाद जी कि विश्वास रखिए, ज़रूर आपको जॉब मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, फिक्र मत कीजिए, आपके लिए फिक्र करना तो हमारा काम है। प्रसाद जी ज़रा मुस्कुराए, आप लोग तो बहुत एडवेंचरस होती है, कितनी ही पंजाबी लड़कियां फिल्म लाइन में भी बहुत कामयाब हुई है। यानी वह कह रहे तारा से आप चिंता मत कीजिए, आपके लिए जॉब मिल जाएगा, आपके लिए फिक्र करना अब हमारा काम है, ऐसा प्रसाद जी ने ज़रा मुस्कुराए हुए कहा। और वह कहते हैं कि आपके जैसे लोग तो कितने एक उत्साही यानी कितने सकारात्मक होते हैं, और कहते हैं कि कितनी पंजाबी जो लड़कियां हैं उन्होंने फिल्म लाइन में भी अपना करियर बनाया है, कामयाब हुई है, ऐसा वह बता रहे। तारा को प्रसाद जी की गुस्सा मुस्कान और बातें उनकी स्थिति के अनुकूल गंभीर नहीं लगी। यानी वह जो प्रसाद जी तारा से मुस्कुराकर बात कर रहे थे वह कुछ उसको गंभीर नहीं लगी तारा को। हामी न भर सकी, परंतु विनय प्रकट करना आवश्यक था, उससे मुस्कान में होठ हिला दिए। यानी उसने तारा ने हामी नहीं भरी लेकिन विस्मय प्रकट किया और वह मुस्कुराकर होठ हिलाकर कुछ सहानुभूति प्रकट की। प्रसाद जी बोले, हम इंद्रप्रस्थ कॉलेज में आपके लिए कह देंगे, प्रिंसिपल हमारी मिलने वाली है। यानी वह कहता है कि आज जो इंद्रप्रस्थ कॉलेज है उस कॉलेज में हम बात कर देंगे आपके लिए, और वहाँ के जो प्रिंसिपल है वह प्रिंसिपल मेरी पहचान की है, कभी हम मिलते रहते हैं, ऐसा वह कहते हैं, मिली हुई है, बात की हुई है, पहचान की है, ऐसा वह कहते हैं। दूसरी बीसीओ जगह है, काम कर सकने वालों के लिए क्या कमी है जी, आप प्रेजेंट्स न होइए। यानी वह कहते हैं प्रसाद जी कि काम करने वालों के लिए तो बहुत से काम है, सिर्फ काम करने की इच्छा हो जाए और आप निसंकोच निरुत्साहित मत होइए, ऐसा वह कहते हैं। जी मुझे विश्वास है, तारा कहती कि जी मुझे विश्वास है, आप मेरी मदद करोगे और जॉब दिलवा दोगे। प्रसाद जी कुछ न कुछ बात करते जा रहे थे। गाड़ी वृक्षों और कोठियों के बीच से होती हुई चौड़े बाजार में पहुंचकर एक मकान के सामने रुक गई। यानी गाड़ी जो थी वह जाते समय एक कुछ वृक्षों के अंदर से, यानी रास्तों के जो रास्ता है उसके किनारों पर पेड़ पौधे हैं उसके बीच से एक बाजार में पहुंच गई और बाजार से होकर एक मकान के सामने जाकर रुक गई। प्रसाद जी तारा से 2 मिनट प्रतीक्षा करने के लिए कहकर सामने मकान में चली गई। फिर प्रसाद जी मकान में जाते समय कह रहे थे, तारा को कहा कि 2 मिनट कुछ समय प्रतीक्षा कीजिए, हम अभी आते, ऐसा कहकर कहे। प्रसाद जी 2 मिनट के बजाय 20 मिनट में लौटे। ड्राइवर उन्हें ही बोला, बड़े भैया ने 11:30 गाड़ी लौटा लाने को कहा था, उन्हें शहदरा जाना है। यानी वह 2 मिनट के लिए गए और आने के लिए 20 मिनट समय लगा। तब तक तारा और ड्राइवर प्रतीक्षा करते रहे और आने के बाद ड्राइवर बोला कि बड़े प्रसाद जी को कि बड़े भैया ने गाड़ी 11:30 बजे लौटाने के लिए कहा था, उन्हें शाहदरा जाना है, ऐसा उन्होंने कहा। कोई बात नहीं, हम उनसे कह देंगे, प्रसाद जी ने कहा और पिछली सीट पर बैठकर ड्राइवर के सामने लगे आईने में अपनी टोपी की नोक ठीक कर ली। यानी वह कह रहे कि कोई बात नहीं है, चलिए बोलकर वह ड्राइवर पीछे की सीट पर बैठ गए और वह जो दर्पण था उसमें देखकर अपनी टोपी ठीक करने लगे। साहब बात कैसे नहीं, भैया तो हम पर बिगड़ेंगे। ड्राइवर के लहजे में गुस्ताखी थी। यानी वह ड्राइवर गुस्ताखी करते हुए बोल रहा था कि साहब बात कैसे नहीं, बड़े भैया जो है वह मुझे बोलेंगे, आपको नहीं, ऐसा वह कह रहा था। खैर तुम हमें कनाड प्लेस में छोड़ दो, हम टैक्सी कर लेंगे, प्रसाद जी ने कुछ नाराज़गी से कह दिया। फिर प्रसाद जी ने थोड़ी सी नाराज़गी व्यक्त की और कह दिया कि तुम हमें यहाँ पर कनाड प्लेस है वहाँ पर छोड़ दो, हम वहाँ से टैक्सी कर लेंगे और तुम चले जाओ, ऐसा नाराज़गी में प्रसाद जी ने कहा। तारा की ओर ज़रा और समीप होकर बोले, हाँ तो फिर और कहिए, दिन भर कैंप में तो कठिन
होता होगा जी? तारा ने समझ सकने के लिए पूछा। यानी वह तारा से पूछ रहे हैं कि आपको तो दिन भर कैंप में कठिन लगता होगा, यानी एक बोर होता होगा, ऐसा हो करिए। और तारा भी ने भी जी कहा। नारी कला मंदिर भी यहाँ बहुत अच्छी और बड़ी संस्था है, स्कूल भी है और आर्ट का काम भी सिखाया जाता है। यानी वहाँ कह रहे हैं तारा से प्रसाद जी, यहाँ नज़दीक भी जो नारी कला मंदिर है वह भी यह भी एक संस्था है। यहाँ पर स्त्रियों को आर्ट यानी जो भी हस्तकला है वह कला सिखाई जाती है और स्कूल भी। वे अन्य संस्थाओं के विषय में भी बताते रहे, यानी जो बाकी की जो संस्थाएं हैं उसके बारे में भी वह बताए लगे। गाड़ी ये गोलाकार बाग के किनारे किनारे स्वच्छ चिकनी सड़क पर जा रही थी। सड़क के साथ साथ गोलाई में लाहौर की माल रोड के भव्य मकानों जैसी पंक्तियां थी। सुंदर सड़क गोल बाग की परिक्रमा कर रही थी। लाहौर में माल रोड साधारण मध्यवित्त लोगों के लिए सराहना में देख लेने और घूम आने की जगह थी। यानी जो लाहौर में जो एक साफ सुथरा रोड था और वह रोड बड़े लोगों के लिए ही था, वहाँ घूमने के लिए आने जाने के लिए, तो वैसा ही रोड उसको दिखाई दे रहा था। उस गोल बाग में गाड़ी गई और परिक्रमा करने लगी थी। केवल अमीर और शौकीन लोग ही वहाँ खरीदारी करते थे। यानी उस जगह पर केवल अमीर लोग, यानी जो ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं वही वहाँ पर जाते थे और वहाँ जाकर खरीदारी करते थे। तारा की साड़ी मैली थी, ऐसे स्थान पर बने स्कूल में जाते संकोच हो रहा था। यानी तारा ने जो साड़ी पहनी थी वो थोड़ी सी मैली थी और वहाँ ऐसे अच्छी जगह पर जाने के लिए वो थोड़ा हिचक रही थी, संकोच कर रही थी। कहाँ उतरिएगा? ड्राइवर ने पूछा कि कहाँ उतरना है आपको? बस यहाँ ही उतार दो। फिर प्रसाद जी ने कहा कि यहाँ ही उतार दो। ड्राइवर ने वृत्ताकार घूमते जाते बरामदे के एक भाग के समीप गाड़ी खड़ी कर प्रसाद जी और तारा को उतार दिया। यानी उसी पर वृत्ताकार जो था वहाँ पर गाड़ी रोकी और तारा और प्रसाद जी नीचे उतर गए। ड्राइवर प्रसाद जी की बात सुनने की प्रतीक्षा न कर तुरंत चल दिए। यानी ड्राइवर ने प्रसाद की बात नहीं सुनी और तुरंत चले गए। तारा ने गाड़ी में से वृत्ताकार भव्य बरामदों को देखकर किसी बहुत बड़े कॉलेज स्कूल की इमारत समझा था। यानी वह उतना अच्छा बड़ा सा परिसर देखकर तारा ने किसी बड़े कॉलेज होने है ऐसा समझा था। बरामदे में आने पर देखा भीतर बहुत बड़े बड़े शीशे जड़े दरवाज़ों और खिड़कियों से सजी हुई दुकानें थी। स्कूल बजाय दुकानें देखकर तारा को लगा उसे यहाँ क्यों लाए हैं। यानी तारा को लग रहा था कि यह कोई बड़ा सा स्कूल या कॉलेज है अच्छा सा, लेकिन अंदर आने के बाद एक कांच की दुकानें थी और बड़े बड़े दरवाजे थे और सभी दुकानें थी और तारा को लगा कि मुझे स्कूल या कॉलेज में ले जाकर न लाकर दुकानों में क्यों लाया, ऐसा वह सोच रही है। प्रसाद जी बोलते जा रहे थे, यह जगह कैसी पसंद आई आपको? यह अनाट प्लेस है, नई दिल्ली का सेंटर, जैसे आपके लाहौर में माल रोड थी। यानी वहाँ प्रसाद जी कहते हैं यह दिल्ली का सेंटर पॉइंट है, यानी मध्यस्थ पॉइंट है। और आपको कैसा लगा? जैसे आपके लाहौर में माल रोड जो थी वहाँ सेंटर पॉइंट था, उसी प्रकार दिल्ली का यहाँ सेंटर पॉइंट है, उसका नाम है अनाड़ प्लेस। यह कहते हैं असली रौनक तो संध्या समय ही होती है, कंधे से कंधा छिलता है। किसी दिन संध्या समय दिखाएंगे, आइए एक कप काफ़ी पीजिए, आप तो काफ़ी ज़रूर पसंद करती होगी। यानी वह कहते हैं कि असली मज़ा यहाँ तो रात के समय में आते हैं। रात के समय में यानी शाम के समय में ज़्यादा भीड़ रहती है तो कुछ टकराहट भी होती है, आते जाते समय भीड़ ज़्यादा होती है। तो आइए बैठिए, एक कप चाय कॉफ़ी पीजिए, आपको कॉफ़ी तो पसंद होगी, ऐसा वहाँ कहते हैं। जी इस समय तो इच्छा नहीं है। प्रसाद जी ने तारा की अनिच्छा अनसुन कर उसे एक दुकान के चरखीदार की किवाड़ों में बढ़ाकर किवाड़ों को ढेल दिया। यानी वह तारा ने कहा कि इच्छा नहीं है, फिर भी वह नहीं सुना, अनसुनी की और वह एक दुकान के अंदर चले गए। स्वयं भी साथ हो लिए किवाड़ों के चक्कर के साथ दोनों रेगिस्ता के भीतर हो गए। यानी किवाड़ों ढकेल कर दोनों अंदर रेस्टोरेंट में चले गए। रेस्तोरां के दरवाज़ों खिड़कियों पर भारी पर्दे से सूर्य का प्रकाश रोककर भीतर बिजली का कृत्रिम रहस्यमय प्रकाश था। यानी बाहर खिड़कियों पर एक बड़े
पर्दे लगे हुए थे, वह उन पर्दों की वजह से जो सूरज का प्रकाश था वह अंदर नहीं आ रहा था, लेकिन अंदर बिजली का कृत्रिम मानव निर्मित जो प्रकाश है वह एक रहस्यमय था, एक अच्छा प्रभावशाली था, आकर्षक था। प्रसाद जी एक कोने में सोफा पर तारा को बैठाकर स्वयं भी बैठ गए। यानी प्रसाद जी ने तारा को एक सोफे पर बैठाया और वह भी वहां पर बैठ गए। गांधी टोपी उतार कर सोफा की बाह पर रख ली, यानी जो भी गांधी टोपी थी वह उतार कर सोफे पर रख ली। रेस्ता प्राय खाली था। दूसरी ओर कोने में एक युवक युवती सिमटे सिमटे सिकुड़े बैठे थे और बीच में एक अकेला व्यक्ति था। यानी किसी दूसरे कोने में एक युवक और युवती दोनों एक दूसरे को सिमट कर या सिकुड़े बैठे थे और उसके अलावा रेस्तरां में और एक अकेला व्यक्ति था। कॉफी के साथ क्या लीजिएगा? बैर को अपनी ओर आता देखकर प्रसाद जी ने तारा से पूछा। यानी जो बैर यानी बैरे को यानी जो वेटर है वहाँ आते समय प्रसाद जी ने तारा से पूछ लिया कि कॉफ़ी के साथ और क्या लीजिए। जी इस समय तो कुछ भी इच्छा नहीं है। तारा को ऐसी स्थिति में सजीले रेस्तरां में बहलाव के लिए लाया जाना अत्याचार लग रहा था। यानी तारा ने जी कहा कि मुझे आप कुछ भी लेने की इच्छा नहीं है, लेकिन कहीं कॉलेज या स्कूल में ले जाने की बजाय यहाँ रेस्तरां में लाया है, अन्य अत्याचार उसको लग रहा था। यानी कुछ बुरी भावनाएं उसके मन में आ रही थी। तो कुछ तो लीजिए, हमने तो सुबह से नाश्ता भी नहीं किया, प्रसाद जी बोले। फिर प्रसाद जी तारा से बोल रहे कि कुछ तो लीजिए, हमने सुबह से नाश्ता तक नहीं किया। पहले इंद्रप्रस्थ और किन्वे कैंप जाना पड़ा। कभी कभी तो काम के मारे खाने का टाइम ही नहीं मिलता। यानी वहाँ कहते हैं कि पहले इंद्रप्रस्थ और किंग्सवे जाना पड़ा और कभी कभी काम इतना होता है कि कभी कभी काम के समय में खाना खाने के लिए समय भी नहीं मिलता। यह जगह आपको कैसी लगी? लाहौर में तो बहुत बढ़िया रेस्तरां थे। यानी वह कहता है, प्रसाद जी कहते हैं तारा को कि आपको यह जगह कैसी लगी? लाहौर में तो इससे भी बढ़िया रेस्टोरेंट थे, ऐसे वह कहते हैं। जी यह तो बहुत अच्छी है, तारा ने उत्तर दिया। उसे 4-5 बार से अधिक बड़े रेस्तरां में जाने का अवसर नहीं हुआ था। यानी तारा ने कहा कि हाँ, तारा ने उत्तर दिया यह तो अच्छा है, क्योंकि इससे पहले भी तारा 4-5 बार बड़े ऐसे रेस्तरां में जा चुकी थी। ब्लू नाइल रेस्तरां उसे लाहौर के स्टैंडर्ड से कुछ अधिक रहस्यमय और सजा हुआ लग रहा था। यानी जो ब्लू नाइल जो है वह रेस्तरां थे और वह लाहौर में जो स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट था उससे अधिक कुछ रहस्यमय या अच्छा दिख रहा था। प्रसाद जी ने एक प्लेट वेजिटेबल सैंडविच मंगा लिया। तारा ने भी सुबह से कुछ नहीं खाया था, परंतु कह चुकी थी इच्छा नहीं है। फिर प्रसाद जी ने जो वेजिटेबल सैंडविच होता है वह मंगवाया, लेकिन तारा ने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाया था, लेकिन उसने कहा था कि इच्छा नहीं है खाने की या कुछ पीने की, ऐसा उसने कहा था। नौकरी के लिए स्कूल में ले जाने की आशा दिलाकर रेस्तरां में बैठा दी जाने से खिन्नता अनुभव हो रही थी। यानी तारा को एक खिन्नता, एक घृणता अनुभव हो रही थी, क्योंकि इसके स्कूल या कॉलेज में ले जाकर रेस्तरां में लाकर बैठाया है, इस बात से उसको घृणता या घृणता उत्पन्न हो रही थी। भूख होने पर भी खाने की इच्छा नहीं थी। यानी तारा को भूख थी लेकिन खाने की इच्छा नहीं थी। प्रसाद जी के बहुत आग्रह करने पर उसने 2 पेस्ट्री और 1 सैंडविच ले लिया। इतना खाने से भूख चेत गई, परंतु उसने और न खाया। यानी जो प्रसाद जी थे वह बार बार आग्रह कर रही थी। उनके आग्रह पर तारा ने 2 पेस्ट्री और 1 सैंडविच खाया और यह खाने के बाद भूख जो थी वह और बढ़ गई थी और खाने की लालसा हो रही थी, लेकिन तारा ने कुछ न खाया। प्रसाद जी बहुत स्नेह से तारा को फिक्र न करने के लिए समझाते जा रहे थे। यानी वह प्रसाद जी बहुत स्नेह से, प्यार से, बहुत सहानुभूति से बोल रहे थे कि आप फिक्र मत कीजिए, आपको जॉब दिला देंगे, जॉब मिल जाएगा, ऐसा वह कह रहे थे। आप उदास क्यों हैं? आपको प्रफुल्ल रहना चाहिए। आपको फिक्र क्या है? आपकी फिक्र करना हमारा काम है।
आंखों में आंखें डालकर दांत निकाल देना तारा को अच्छा नहीं लग रहा था, परंतु उसे ख्याल था अच्छा लगने न लगने से क्या नाराज नहीं करना है। यानी वह कह रही जो प्रसाद जी है, वह प्रसाद जी कह रहे थे कि आपकी फिक्र करना अब हमारा काम है, हमारा कर्तव्य है। ऐसा कह रहे थे। वह उनकी तारा की आंखों में आंखें डालकर बातें कर रहे थे, हंस रहे थे। और वह आंखों में आंखें डालकर बातें करना और हंसना वह तारा को एक अजब लग रहा था। और वह कह रही है कि अच्छा लगे या न लगे, लेकिन किसी को नाराज भी नहीं करना चाहिए, ऐसा वह कहती है। कैंप के वाइस प्रेसिडेंसी है कांग्रेस के भी, यानी वह सोच रही है कि कैंप के जो है वह वाइस प्रेसिडेंसी है कांग्रेस के भी, ऐसा वहाँ सोच रही है। तारा आंखें झुकाए जी जी कहकर आदर में कृत्रिम मुस्कान दिखा देने का यत्न करे किए जा रही थी। यानी तारा जो है वह सब कुछ बात लिख ली, जी जी कह रही थी, यानी स्वीकार कर रही थी। और जो मुस्कान जो है वह कृत्रिम थी, मानव निर्मित थी, यानी ज़बरदस्ती से मुस्कुरा रही थी और वह मुस्कान दिखा रही थी। अंदर से जो नैसर्गिक मुस्कान होती है वह नहीं थी। रेस्तरां से निकलने पर तारा के मस्तिष्क में खटका, जिस मोटर में वह आई थी, जा चुकी थी, इतनी दूर अपरिचित नगर में वह कैंप तक कैसे लौटेगी। यानी तारा रेस्तरां से बाहर आई और तो उसके मन में ख्याल आया, जिस गाड़ी में आई थी वह गाड़ी तो लौट चुकी है और यह तो अपरिचित शहर है और यहाँ से मैं कैंप कैसे जाऊँगी, ऐसा वह उसको लग रहा था। ड्राइवर के व्यवहार से समझ गई थी कि मोटार प्रसाद जी किसी से मांग कर लाए होंगे। यानी जो ड्राइवर बोल रहा था उस पर अनुमान लगाया तारा ने कि प्रसाद जी किसी से जो मोटर है वह मांग कर लाए थे। तारा कैंप लौटने के लिए कहना चाहती थी, परंतु प्रसाद जी कनाड प्लेस के विषय में बताते हुए बरामदे आगे बढ़ते जा रहे थे। यानी तारा कैंप लौटने की बात कहने वाली थी प्रसाद जी के लिए, लेकिन जो प्रसाद जी वह कनाड प्लेस विषय में बताते बताते बरामदे में घूम रहे थे या अन्य स्थान पर जा रहे थे। बरामदों में विशाल खंभों के साथ फर्श पर कुछ लड़कों ने छोटी छोटी दुकानें फैला रखी थी। कोई बक्सुए बटन बेच रहा था, कोई बिंदी फीते, कोई गोली टाफी। तारा पहचान रही थी बंती के गांव के लड़के साधुराम की तरह यह भी शरणार्थी लड़के थे। यानी वहाँ जो उस बरामदे में घूम रहे थे तो वहाँ छोटी छोटी दुकानें थी। किसी ने कोई शर्ट के बटन है उस बटन की दुकान लगाई थी, किसी ने बिंदी के दुकानें लगाई थी, चूड़ी थी, टाफ़ी थी, चॉकलेटी थी, ऐसा। और वह तारा समझ गई थी जैसे बंती के गांव का जो शरणार्थी लड़का था साधुराम, वह भी स्टेशन के बाहर मूंगफली बेच रहा था, वैसे ही यह लड़के भी शरणार्थी है और यहाँ आकर बेच रहे, अपना गुजर निर्वाह कर रहे हैं। लड़के कुछ भी कर सकते हैं, परंतु वह तो लड़की थी। यानी वह सोच रही है कि लड़के कुछ भी काम करके रह सकते हैं, लेकिन वह लड़की थी। प्रसाद जी सहसा एक खूब बड़ी कपड़े की दुकान में चले गए। तारा बाहर अकेली कैसे खड़ी रहती, उनके पीछे पीछे दुकान में जाना पड़ा। यानी प्रसाद जी घूमते घूमते एक बड़े से कपड़े की दुकान में चले गए और तारा भी वहाँ बाहर अकेली कैसी खड़ी रहती, यह सोचकर वहाँ भी उसके पीछे पीछे गई और जाना पड़ा। प्रसाद जी बिक्री करने वाले नौकरों की ओर न देखकर दुकान के पिछले भाग में मेज कुर्सी पर बैठकर काम करते आदमी की ओर चले गए। यानी जो प्रसाद जी थे वह काम करने वाले लोगों के पास न जाकर वह दुकान के अंदर जाकर वह एक कुर्सी पर जाकर बैठ गए। मालिक या मैनेजर उनके पुकारने से उठकर आगे बढ़ाया। यानी वह मालिक या मैनेजर जो था वह प्रसाद जी ने पुकारा और वह उठकर चला आया। प्रसाद जी ने उसके कंधे पर बाहर रखकर बहुत गुपचुप बात की। उस व्यक्ति ने सरसरी नज़र से तारा की ओर देखा। वह प्रसाद जी के साथ बिकी अलमारियों की ओर बढ़ गया। यानी वह प्रसाद जी ने कुछ उसके कान में कहा और उसने तारा की तरफ एक दौड़ती नज़र में देखा और जो भी बिकी यानी जो भी कपड़े थे उसकी अलमारी की तरफ वह चला गया। दोनों ने एक छपी हुई साड़ी पसंद की। साड़ी को लिफाफे में डालकर प्रसाद जी ने ले लिया। तारा ने प्रसाद जी को दाम देते नहीं देखा। वे तारा के साथ दुकान के बाहर हो गए। यानी उन्होंने एक साड़ी पसंद की और तारा को उस साड़ी को लिफाफे में बंद किया और वह लेकर
फिर वह पैसे देते हुए तारा ने नहीं देखा और वह दुकान के बाहर हो गए। तारा और प्रसाद जी। बरामदे में चलते हुए प्रसाद जी ने लिफाफा तारा की ओर बढ़ा दिया। देखिए कैसी है साड़ी। यानी वह बरामदे में आने के बाद चलते चलते प्रसाद जी ने तारा की तरफ लिफाफा दिया और कहा कि देखिए कैसी है साड़ी। तारा ने लिफाफा हाथ में लेकर साड़ी के दिखाई देते भाग को छुआ। अच्छी है, बहुत अच्छी है, मुझे कपड़ों की विशेष पहचान नहीं है। यानी वह कह रही है तारा कि लिफाफा देखा और जो भी वह साड़ी देख रही थी उसको छूकर या हाथ में लेकर देखा और कह रही है कि अच्छी है, मुझे कपड़ों की ज़्यादा विशेष पहचान नहीं है। ऐसा तारा ने प्रसाद जी को कहा। कितने दाम की होगी? यानी वह कहती है कि कितने दाम की होती, कुछ अनुमान नहीं कर सकती। तारा ने लिफाफा प्रसाद जी की ओर बढ़ा दिया। यानी वह प्रसाद जी पूछ रहे कि कितने दाम की होगी और तारा कहती है कि मुझे कुछ अनुमान नहीं, मुझे कुछ पता नहीं। इतना कहकर तारा ने लिफाफा फिर प्रसाद जी की ओर दिया। यह तो तुम्हारे ही लिए है। यानी वह प्रसाद जी कह रहे कि यह तो तुम्हारे लिए है। नहीं नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत काफ़ी कपड़े हैं। तारा ने दृढ़ निश्चय प्रकट किया। यानी तारा कही रहे, प्रसाद जी ने कहा कि यह साड़ी तो तुम्हारे लिए ही है। तो वह तारा ने इनकार कर दिया। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास बहुत सारे कपड़े हैं। ऐसा तारा ने निश्चय प्रकार दृढ़ निश्चय यानी जो मन की जो इच्छा है, दृढ़ है, निश्चित है, वह बताइया। वहाँ यह कैसे हो सकता है? हमने तो ली ही तुम्हारे लिए है। प्रसाद जी ने लिफाफा वापस नहीं लिया। यानी प्रसाद जी कह रहे कि ये कैसी बात है, हमने तो तुम्हारे लिए ही खरीदी है, तुम्हारे लिए ही ली है। और वह ऐसा कहकर प्रसाद जी ने लिफाफा वापस नहीं लिया। तारा ने कई बार दबे स्वर में साड़ी की अनावश्यकता और उसके बिना ही प्रसाद जी के प्रति कृतज्ञता प्रकट कर ली। लिफाफा लौटा देना चाहा, परंतु प्रसाद जी ने लिफाफा वापस न लिया। यानी तारा ने आभार व्यक्त किया और वह लिफाफा लौटाना चाहती थी, लेकिन प्रसाद जी ने लिफाफा नहीं लिया। तारा विवश हो गई। बाजार में क्या क्या तमाशा करती, थैंक्स कह दिया और लिफाफा लिए रही। यानी वह बाजार में क्या बोलती और उसने थैंक्स कह दिया, आभार व्यक्त किया और लिफाफा हाथ में ही लेकर रही। प्रसाद जी कनॉट प्लेस के बरामदे को काटती एक गली में होते हुए बोले, आइए 2 मिनट हमारा दफ्तर भी देख लीजिए। यानी प्रसाद जी तारा को वो कनॉट प्लेस जो था वहाँ के बरामदे से आगे बढ़ती हुई कहा कि आइए यहाँ पर 2 मिनट आइए, यहाँ पर हमारा दफ्तर है, हमारा ऑफिस है, वहाँ भी देख लीजिए। जीने के साथ टीन की छोटी तख्त पर किसी एजेंसी का नाम लिखा था। तारा जल्दी में पढ़ नहीं सकी। ऊपर कमरे में एक व्यक्ति मेज पर काम कर रहा था। सामने 3-4 कुर्सियाँ थी। यानी वह कह रहे हैं कि आइए हमारा ऑफिस देखिए, और वह टीनों की जो थी वहाँ गई और उस एजेंसी का कुछ नाम था, लेकिन तारा जल्द में नहीं पढ़ सकी और वह से झट से गई और वहाँ अंदर एक व्यक्ति जो था वह मेज पर काम कर रहा था और सामने 3-4 कुर्सियाँ थी बैठने के लिए। क्लर्क प्रसाद जी को देखकर आदर से खड़ा हो गया। यानी वहाँ का जो लिपिक था वह प्रसाद जी को देखकर एक आदर भाव से खड़ा हो गया। प्रसाद जी ने अपनी जेब टटोलते हुए मंत्र गंभीर स्वर में कुछ प्रश्न किए और फिर तारा की ओर देखकर बोले, आओ तुम भीतर आओ। वे फिर क्लर्क की ओर घूमकर कहते गए, डाक मेज पर रखो। यानी वह जो लिपिक है वह आदर भाव कर रहा है और वह भी अपनी जेब टटोलते हुए वह कह रहे हैं कि तारा को कह रहे कि तुम अंदर जाओ, और वह कह रहे कि उस लिपिक को कि डाक जो है वह टेबल पर रखो। तारा को यह एकांत अच्छा न लगा। वे उधर ही बैठती हूँ, आप अपना काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। यानी मेज पर रखो ऐसा। पार्टीशन के दूसरी ओर गद्दे और पलंग पोश से ढका एक नीचा तख्त था। यानी वहाँ पर जो पार्टीशन था, यानी जो पाटियाँ थी लकड़ों की, वहाँ पर एक था और उस पर एक गद्दे और पलंग पोश में रखा हुआ था और वहाँ पर एक तख्त था। तख्त के समीप 2 छोटी आराम कुर्सियाँ थी। शेल्फ पर पानी की सुराही, बिजली का स्टोव और एकाकी व्यक्ति की गृहस्थी की छूट-फूट चीज़ें थी। यानी वहाँ पर
सब कुछ सामान था और कोई एकांत व्यक्ति रह सके ऐसा वह गृहस्थी का सामान वहाँ पर दिखाई दे रहा था। तारा को यह एकांत अच्छा न लगा। तारा को यह जो कुछ भी बात है एकांत है वह अच्छा न लगा। वे उधर ही बैठती हूँ, आप अपना काम कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। यानी वह कहती है तारा प्रसाद जी को कि आप उधर ही बैठी है, मैं आप जाती हूँ, मुझे आज्ञा दीजिए, ऐसा वो कहती है। प्रसाद जी जेब से चाबी निकालकर एक अलमारी खोलकर उसमें व्यस्त होकर बोले, नहीं नहीं, तुम तख्त पर आराम से लेट कर रेस्ट करो, हम तो उधर ही काम करेंगे, तुम बेफिक्री से लेट जाओ। यानी वह कह रहे हैं तारा से कि तुम बेफिक्री से यहाँ आराम कुर्सी पर लेट कर आराम करो, हम अपना काम करेंगे और तुम तख्त पर आराम से लेट जाओ, ऐसा वह कह रहे हैं। तो उधर ही काम करेंगे, यानी तो उधर ही काम करेंगे, यानी तुम्हारे पास ही काम करेंगे, तुम बेफिक्री से लेट जाओ, ऐसा वह करे। प्रसाद जी छत पर लगा पंखा चलाकर पार्टीशन के दूसरी ओर चले गए। यानी प्रसाद जी ने पंखा लगाया और वह दूसरी तरफ चले गए। तारा कुर्सी पर बैठ गई, वहाँ अपने पर झुंझला रही थी। नौकरी की तृष्णा में इसे लफंगे के साथ अनजानी जगह चली गई। यानी नौकरी के मोह में, यानी नौकरी पाने की वजह से वह एक नौकरी की प्यास, तृष्णा यानी प्यास, वो नौकरी की प्यास की वजह से उसको कहाँ किस अनजान व्यक्ति के साथ अनजान जगह पर जाना पड़ा। तग अनुभव की यादें से सिहल उठी, पर यहाँ पशु से नहीं मनुष्य से मुकाबिला था। फिर भी ऐसी जगह आना गलती थी, क्या करो, नौकरी की आशा है। तो वह कैसा है, यहाँ का यानी लेखक ने यह उपन्यास लिखते समय जो प्रासंगिकता है वह भी कहीं ना कहीं दिखाने का प्रयास किया है। आज के युवक के सामने, आज के युवक युवतियों के सामने, लाखों युवक युवतियों के सामने न जाने की नौकरी का प्रश्न है और वो नौकरी पाने के लिए कई कई युवक, कई कई जो तरुण है वह कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है पैसों के लिए। तो वह यहाँ पर यह भी एक अच्छा सा वाक्य है, गत अनुभव की याद से, पर यहाँ पशु से नहीं। यह वाक्य कितना अच्छा है और यह वाक्य परीक्षा में पूछा जा सकता है। पर यहाँ पशु से नहीं मनुष्य से मुकाबिला था, फिर भी ऐसी जगह आना गलती थी, क्या करो, नौकरी की आशा में, ऐसा। ये देखो कितना बढ़िया वाक्य है। नहीं तो वह आना नहीं चाहती थी, लेकिन जो नौकरी की आशा है, कुछ आगे बढ़ने की आशा है, जीने की आशा, आकांक्षा है, वह आशा नौकरी के लिए वह आई। लेकिन यहाँ पर देखो, यहाँ पर पशु से डर नहीं लगता, लेकिन इंसानों से इंसान को डर लगता है। लेकिन यह वे तारा कहना चाहती है कि यहाँ पर जितने हिंसक पशु नहीं होते उतने हिंसक मनुष्य होते हैं, इंसान होते हैं, ऐसा वह कह रही है। और वह पर यहाँ पशु से नहीं मनुष्य से मुकाबिला था, लेकिन पशु से लड़ना नहीं है, यहाँ पर मनुष्य से लड़ना है। और फिर भी ऐसी जगह आना, यानी किसी पहली की ऐसी अपरिचित जगह पर आना, और क्या करूँ, नौकरी की आशा में आना ही पड़ा, ऐसा वह कह रही है। पार्टीशन के दूसरी ओर से प्रसाद जी क्लर्क और नाराज़गी भरी आवाज़ सुनाई दे रही थी। यानी पार्टीशन की दूसरी ओर से जो लिपिक था उससे बात कर रही थी और उसकी जो निराशामय आवाज़, नाराज़गी सुनाई दे रही थी। टेलीफोन किए जाने की आहट हुई। प्रसाद जी फ़ोन पर बात करने लगे, जयराम जी की भैया साहब। यानी वो प्रसाद जी टेलीफोन पर बात करने लगे और वह कह रहे कि जयराम जी की भैया साहब, कहिए क्या हो रहा है। हाँ बस ऐसे ही। यानी वह पूछ रहे कि कहिए क्या हो रहा है, और वो सामने वाला फ़ोन पर बोल रहा है व्यक्ति कि हाँ कुछ नहीं ऐसे ही। हाँ बात यह थी कि आपकी गाड़ी अगर खाली हो तो घंटे भर के लिए चाहिए, खैर कोई बात नहीं। यानी प्रसाद जी कह रहे हैं कि आपकी गाड़ी यदि खाली हो तो घंटे भर के लिए जाइए, खैर कोई बात नहीं है, ऐसा वह कह रहा है। तारा आराम कुर्सी पर करवट ले बैठी थी। कई मिनट तक प्रसाद जी की आवाज़ दूसरी ओर से सुनाई नहीं दी। यानी तारा एक आराम कुर्सी पर बैठी थी आराम करते हुए, और वहाँ प्रसाद जी की कुछ समय तक आवाज़ नहीं आई। धीमे धीमे चलते पंखे की हवा सुहावनी लग रही थी। तारा आंखें मूंद सोच रही थी। सवा दो मास पहले की घटनाएं याद आ रही थी। समुद्र के तल तक डूब कर भी वह फिर उभर आई, मरी नहीं। अब उसके पांव धरती पर तो थे, देखा जाएगा। पिता माता भाई बहनें जाने कहाँ होंगे, शायद किसी कैंप में हो। भाई उसके विवाह के बाद नैनीताल जाने वाले थे। सब लोग यूपी में चले गए होंगे। यानी बहुत दिनों के बाद, यानी वह कितना है, 2.25 मास
2.25 मास पहले की बातें याद आ रही। पंखे की हवा चल रही है और उस कुर्सी पर वह आराम करते हुए बैठी है और फिर उसको एक सहानुभूति प्रकट हो रही है और उसको पिछली बातें याद आ रही। उसका विवाह हो चुका और विवाह के बाद उसका जो भाई था वह नैनीताल जाने वाले थे, यूपी में जाने वाले थे और वह माता पिता जो थे, अन्य जो भाई बहन थे वह किसी कैंप में होंगे, ऐसा वह सोच रही है। तो सुरक्षित होंगे। भाई से कनक के संबंध का क्या हुआ होगा। जो हो यहाँ तक उभर आई हूँ तो किसी न किसी प्रकार पाँव टिका सकूंगी। श्यामा फिर नहीं आई। यानी वह कहती है कि जो कनक थी, कनक के रिश्ते का क्या हुआ, संबंध का क्या हुआ, ऐसा वह विचार कर रही है। और फिर वह कहती है कि किसी न किसी प्रकार मैं नौकरी ढूंढकर पाँव जमा ही लूँगी। और श्यामा का फिर क्या हुआ, ऐसा वह कहती है। श्यामा नहीं यानी वो डॉक्टर नहीं आया। विमल जी और डॉक्टर श्यामा यही दो भले लोग हैं। यह प्रसाद को लुच्चा है, इतनी देर क्यों लगा रहा है। कैंप में दूसरी औरतें जाने क्या सोचती होंगी। यानी वह कह रही है कि श्यामा और डॉक्टर श्यामा और विमल जो है यही भले लोग हैं और यह जो प्रसाद है यह लुच्चा है, यानी यह जो है वह गलत है, ऐसा सोच रही है। और कैंप में जो अन्य स्त्रियां हैं वह क्या सोचती होगी, ऐसा वह विचार कर रही है। तारा ने घड़ी की टिक टिक सुनकर इधर उधर देखा। शेल्फ पर छोटी टाइम पीस दिखाई दी। 1:07 हो गए थे। यानी तारा वहाँ पर घड़ी की आवाज़ सुन रही थी और घड़ी की तरफ देखा तो ये वहाँ पर टाइम हुआ था 1:07 हो चुके थे। तारा फिर विश्राम के लिए आंखें मूंदे सोचने लगी। 2:15 बजे तक प्रतीक्षा करेगी, अधिक नहीं, किसी न किसी तरह कैंप पहुँच ही जाएगी। यानी वह तारा कह रही है कि 2:15 बजे आंखें मूंद ली यानी बंद कर ली और वह सोच रही है कि 2:15 बजे तक प्रतीक्षा करेगी और उसके बाद वह जाएगी, कैंप जाएगी। तांगे वाले 8 आने 12 आने रुपया ले लेगा और क्या। फिर बंटी की बात, अमृतसर में देख के परिवार की बात। यानी वह कहती है कि टांगे वाला जो है आने दो आने रुपया लेकर छोड़ देगा और वो फिर बंटी की बात, उसको बंटी के परिवार की बात और अमृतसर के परिवार की बात उसको याद आने लगती है। तारा ने अपने केशों में कुछ अनुभव किया, आंखें खोल दी और झटक कर कुर्सी पर सीधी हो गई। यानी उसके आँखों में, उसके बालों में कुछ उलझन है। उसे बालों को सहलाने की उसको एक केशों में कुछ अनुभव हुआ और वह तारा ने झट से आंखें खोली और वह कुर्सी पर सीधी हो गई। प्रसाद जी उसकी सोफा कुर्सी की चौड़ी वहाँ पर बैठकर उसके केश सहलाते हुए मुस्कुरा रहे थे। यानी प्रसाद जी जो थे वह उसके कुर्सी के उस पर बैठकर उसके बालों को सहला रहे थे और वह तारा एक झट से उठती है, आंखें खोलती है और एक सजग हो जाती है। कुर्सी पर ही सो गई, तख्त पर नहीं लेटी। उन्होंने तारा के गाल पर थपथपा दिया। यानी तारा के गालों को थपथपाते हुए कहा कि तुम कुर्सी पर ही सो गई, तख्त पर क्यों नहीं लेटी, ऐसा कहा। तारा प्रसाद जी का हाथ हटाकर खड़ी हो गई। मैं आप जाना चाहती हूँ, कैंप में मुझे लिस्टें पूरी करनी है। यानी तारा प्रसाद जी से कह रही है कि गालों पर का हाथ हटाकर कि मैं आप जाना चाहती हूँ, मुझे कैंप में बहुत सारा काम है, लिस्टें बनानी है, ऐसा वह कह रही है। अरे जल्दी क्या है, हम छोड़ आएंगे, 15-20 मिनट में गाड़ी आ जाएगी, बैठो तो। यानी प्रसाद जी कह रहे हैं बैठो, 15-20 मिनट में गाड़ी आ जाएगी और हम आपको छोड़ देंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। बाकी का जो अंश है वह अगले भाग में देखा जाएगा। ऐसे ही निःशुल्क पढ़ाई करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।